अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के मियांवाली में खिताब की। वज़ीर आज़म ने जहां महंगाई का जिक्र किया, दीगर इशूज़ पे बात की, वहां वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क में जो अपोजिशन है उसके ऊपर भी कुछ गुफ्तगू की है। अपना एक प्रिंसिपल स्टांस वज़ीर आज़म इमरान खान ने दोबारा दोहराया है, लेकिन कहा कुछ यूँ कि हम सबसे बात करने को तैयार हैं, यानी हुकूमत सबसे बात करने के तैयार है। किसी का नज़रिया हमसे मुख्तलिफ हो या वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखता हो, उन लोगों से कुछ भी बात या मुफाहमत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वजीर आजम ने कहा, अपोजिशन की तरफ इशारा करते हुए, कि उन लोगों से कभी बात नहीं होगी या कुछ बात या मुफाहमत नहीं होगी जो पाकिस्तान का पैसा चोरी करके बैरून मुल्क भाग गए हैं। वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर ये चीज़ दोहराई है और एक ऐसे वक्त में जब 2-2.5 साल रह गए हैं और हुकूमत को कुछ मामलात में ज़रूरत भी है अपोजिशन की और बातचीत करने की, ताकि बिल्स, इस्लाहात वगैरह के ऊपर मामलात आगे बढ़ सकें। तो ऐसे माहौल में क्या हुकूमत और अपोजिशन मिल बैठकर बात कर पाएंगे? हाँ, हमारे एनालिस्ट के पास पैनल पर हमें ज्वाइन करें इरशाद भट्टी साहब, हफीजुल्लाह न्याई साहब, मजहर अब्बास साहब और बेनज़ीर शाह साहिबा लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करना चाहूंगी। वजीर आजम ने एक बार फिर दोहराया है, मुफाहमत नहीं होगी, बात नहीं होगी, अपोजिशन से तो बिल्कुल नहीं। मैडम शेख, मैं गुफ्तगू का आगाज आपकी गुफ्तगू से करना चाहूँगा। 2-2.5 साल नहीं रह गए, 1-1.5 साल रह गया है अगर ये पूरी मुद्दत करें तो। चलें, ठीक है। इसलिए हुकूमत को खुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा, अब सवाल पे आ जाए, क्या हुकूमत और अपोजिशन बैठकर बात कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं मैडम शेख, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। जब बैठकर बात करने का वक्त था मैडम शेख, और वो क्या बैठकर बात कर पाए थे? क्या इकट्ठे हुए थे? क्या साथ मिले थे? खा वो कोरोना पर का मसला हो, खा वो कश्मीर का मामला हो, खा वो जीबी का मसला हो, खा वो फैटफ हो, खा वो नैब का इशू हो, खा वो तरीके लब्बैक हो, खा वो डूबती मईशत हो, खा वो EVM का मामला हो, यानी वोटिंग मशीन का, या ओवरसीज पाकिस्तानी की वोटिंग हो, या क्या कभी ये पार्लियामेंट में इकट्ठा हुए, कभी ये पार्लियामेंट के बाहर इकट्ठे हुए, कभी ये दाखिला पॉलिसी पर इकट्ठे हुए, कभी ये खारजा पॉलिसी पर इकट्ठे हुए, नहीं हुए। और अब जब 3.5 साल होने को हो रहे हैं मैडम शेख, और अब जब 6-8 महीने बाद हम इलेक्शन के गहमा गहमी में शामिल हो जाएंगे, और अब जब हुकूमत के अपने इत्तेहादी नई साफबंदियों में मसरूफ हैं, हुकूमत के अंदर ग्रुपबाजियां बनी हुई हैं और कोई कुछ कह रहा है और कोई कुछ कह रहा है, और अब जब अपोजिशन के साथ मिल बैठने को तैयार नहीं, अब जो अपोजिशन जमातें अपने अपने जुगाड़ और अपनी अपनी साफबंदियों में मसरूफ हैं, अब जब सियासी मुखालफतें बाकायदा दुश्मनियों में बदल चुकी हैं, अब जब मफादाती सियासत खुलकर सामने आ गई है, और अब जब ठीक है, तो क्यों बैठेंगे? आपका मौक़िफ़ है, लेकिन भट्टी साहब उठने को तैयार ये बताएं, वज़ीर आज़म का तो हर किसी को ठीक है, जेल हर किसी को जेल या घर भिजवाने को तैयार। वज़ीर आज़म को जो प्रिंसिपल स्टांस है उसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। जॉन एलिया जी सर ये बताएं, वज़ीर आज़म का जो प्रिंसिपल स्टांस है इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि बैठकर बात करने की जरूरत है भी? मैडम शेख, जो वज़ीर आज़म साहब ये कहते हैं ना कि ये लुटमार ग्रुप जो भाग गया है, पैसे लेके चला गया है, या जिसने लुटमार की है, या आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ वाले लोग हैं, वो तो उस पर तो मैं 100% अपने वज़ीर आज़म के साथ हूँ, और उनसे तो बिल्कुल बात नहीं होनी चाहिए। वो कभी भी उनका कभी भी मामला जमहूरियत, सिविलियन बालादस्ती, इनकलाब, मज़ाहमत या वोट को इज्जत दो नहीं, वो अपने और अपने घर को बचाने के चक्कर में हैं। लेकिन बैठने में कोई बुराई नहीं है, मगर कभी भी ये बैठ नहीं पाएंगे। यही वज़ीर आज़म की स्ट्रेंथ है, यही वज़ीर आज़म की कमज़ोरी है। और वो जैसे अब जॉन एलिया का शेर है ना कि अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। तो मेरा ख्याल है कि अब कोई वक्त नहीं रहा बैठने का, और मैं वज़ीर आज़म साहब की इस बात से सभी को सभी से खतरा है करता हूँ, और आखिरी दिन एग्री करूंगा कि वो लोग जिन्होंने मुल्क लूटा है उसके साथ नहीं बैठना चाहिए। वो लोग जिन्होंने मुल्क लूटा उनके साथ नहीं बैठना चाहिए बेनजीर। मगर उसमें एक बात है कि जो वजीर आजम के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं बहुत सारे जिन्होंने मुबैना तौर पर मुल्क लूटा है, काश वजीर आजम उनके खिलाफ भी ऐसे ही ऐलान जहाद करते। ठीक है बेनजीर, अलीना ने मुल्क की दौलत लूटी है, बाहर ले गए हैं, उनके साथ बात नहीं करना चाहिए। भट्टी साहब भी यही समझते हैं। इस पे तो मैं आती हूँ। पहले तो आपने कहा अपने इंट्रो में कि ये वज़ीर आज़म का प्रिंसिपल स्टांस है। मेरे ख्याल से ये वज़ीर आज़म की एक ज़िद है।
और ये पिछले 3 साल से उनकी ज़िद जो है वो रही है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि वो एक बार भी ऑपोजिशन से नहीं मिले। और ये मेरी अपनी ये राय है कि ये एक ऐसी ज़िद है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट से भी दबाव पड़ेगा कि आप ऑपोजिशन के साथ बैठ के कोई बातचीत करें, तो फिर भी वज़ीर आज़म ऑपोजिशन के साथ नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये हुकूमत के लिए ना ये सिर्फ ज़िद है, ये एक अना का भी मसला है कि हम इनके साथ ऑपोजिशन के साथ नहीं बैठेंगे। ये एक मंजन है जो पिछले 3 साल से ये हुकूमत बेच रही है, करप्शन का, और बेचती रहेगी। उनको लगता है इसी से काम चल जाएगा, लेकिन इस सवाल का वो जवाब नहीं देंगे कि पिछले 3 साल में कितनी लूटी हुई दौलत आप वापस लेके आए हैं। पिछले 3 साल में कितने मुल्जिम हैं जिनको आपने मुजरिम साबित किया है। आपने कल ही हमने बात की कि नैब के केसेस के साथ हो क्या रहा है, नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, ज़रदारी साहब के ख़िलाफ़। तो इन सवालों का भी जवाब दें। और जहाँ तक ये बात है कि जो भट्टी साहब ने कहा कि इनके साथ नहीं बैठना चाहिए है, कितनी वैसे अफसोस की बात है कि वज़ीर आज़म जो हैं, और सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं, इस पूरे मुल्क की जो रियासत है वो दहशत गर्दों के साथ बैठ सकती है, जिन्होंने हमारे बच्चों को शहीद किया और जिन्होंने आज तक माफ़ी नहीं मांगी। वो उनके साथ बैठ सकती है जो हमारे पुलिस एहलकारों को शहीद करते हैं, जिन पे ये इल्ज़ाम लगता है कि वो दुश्मन मुल्क के लिए काम करते हैं, लेकिन वो उनके साथ नहीं बैठ सकते जो अवाम के नुमाइंदे हैं, जो अवाम का वोट लेके आते हैं, जिनके साथ वो पार्लियामेंट में बैठते हैं। तो ये बहुत अफसोस की बात है। इन बातों से ऐसा लगता है कि जो इमरान खान साहब हैं वो सिर्फ उनके वज़ीर आज़म हैं जिनको PTI ने जिनको वोट दिया था, बाकी पूरे मुल्क के नहीं। मैडम शेख जी बड़ी साहब जल्दी से। मैडम शेख, पहली बात है कि ये खुदा के लिए इस चक्कर से मैं तो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं हूं कि जिसको वोट मिल जाए उसको फिर सारा कुछ करने की, लूट मार करने की इजाज़त होती है। तहरीके लब्बैक को भी 23-24 लाख वोट मिले थे, वो भी चौथी बड़ी पार्टी है, तो क्या हम उनकी सारी बातें भूल जाएं? नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि वज़ीर आज़म ने किसी को मुल्ज़म को मुजरम नहीं बनाना था। ये हमारा अदालती निज़ाम, हमारे ये इदारे, इन्होंने बनाना था। वज़ीर आज़म ने कौन सी अदालत लगा के बैठे हुए हैं? वज़ीर आज़म बेचारा 24 किलोमीटर का 18वीं तरमीम के बाद 24 किलोमीटर का वज़ीर आज़म है। उसको तो यही कहना है ना कि मैं उनके साथ, मैक्सिमम यही कर सकता है ना कि मैं उनके साथ नहीं बैठूंगा। क्या वज़ीर आज़म नैब का चेयरमैन है? क्या वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस है? क्या लेकिन इससे बहुत से अहम मामला है ना जो आगे नहीं बढ़ पाते। हर स्टेट छोटी सी एग्जाम उसके बाद जिस तरह के ऊपर हमने देखा जमानतों पे जमानतें। फिर भट्टी साहब से जवाब सुनिए। अब नैब का मैडम शेख जब ये अब ये कल जिस पर बात हुई, आखिरी जुमला, कल जिस पर बात हुई, 7 साल पहले जो नैब ने रिकॉर्ड गुम, नैब से रिकॉर्ड गुम हो गया, वज़ीर आज़म अब उसमें क्या करें? अब जब अदालतें नवाज शरीफ साहब की गारंटी मांगे जिंदगी की, वज़ीर आज़म क्या करें? मज़हर साहब से इसका जवाब मरियम को गिरफ्तार करने से पहले 10 दिन पूछो तो वज़ीर आज़म क्या कहें? तो मुझे बताएं, रिलीफ मिले, वज़ीर आज़म क्या करे? भट्टी साहब बेनजीर को बात करने का मौका दीजिए प्लीज। जी बेनजीर। मैं तो सिर्फ लीना भट्टी साहब से ये सवाल पूछूंगी, फिर शहजाद अकबर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस आके क्यों करते हैं और हमें क्यों बताते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने कितनी करप्शन की, अगर उनका ये काम ही नहीं है, इस हुकूमत का ये काम नहीं है, सिर्फ नैब का काम है। हुकूमत का काम है एक निशानदही करना, हुकूमत जजा सजा देने वाली नहीं है। वो हमारा अदालती निजाम है, वो हमारे इदारे हैं जो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पा रहे। भाई जो अब ये जो शहजाद अकबर को चलो छोड़ दे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया हुआ। क्यों छोड़ दे? क्या ये साफ है? अकाउंटेबिलिटी वो देखते हैं, तो अगर नहीं है तो क्यों नहीं सजाएं छोड़ दे? मज़हर साहब आपकी क्या राय है इसके ऊपर? देखते होंगे मगर अकाउंटेबिलिटी करते नहीं है। ठीक है भट्टी साहब, करते और इदारे बात करने का मौका देना। ठीक है मज़हर साहब आपकी क्या राय है इसके ऊपर? अपोजिशन और गवर्नमेंट तो मिल बैठ के बात कर रहे हैं ना, कब नहीं कर रहे? वजीर आजम नहीं कर रहे ना। वजीर आजम जब ये कहते हैं कि इनसे बात नहीं होगी, अपोजिशन से मुराद ये कि अपोजिशन से बात नहीं होगी, तो क्या नहीं कर रही गवर्नमेंट बात? या सिर्फ वजीर आजम ही गवर्नमेंट है, वजीर आजम ही तहरीक इंसाफ है और कोई नहीं है? मतलब आप अपना स्टांस तो देखें ना। जब आप ये कहते हैं कि मैं गुफ्तगू नहीं करूंगा, तो आपकी पार्टी के दीगर वजीर तो बस गुफ्तगू करते हैं, इंगेज नहीं करते क्या अपोजिशन को? बैठते नहीं है। स्पीकर कौन है? स्पीकर किस जमात का है? फॉरेन मिनिस्टर कौन है? फॉरेन मिनिस्टर किस जमात के हैं?
तो इमरान खान पहले ये डिसाइड कर लें कि जब वो ये कहते हैं कि इनसे बात नहीं करूंगा तो उनकी मुराद क्या होती है, वन मैन और द होल गवर्नमेंट, वन मैन और द होल पार्टी। मतलब वो जिस तरह बेनजीर कहनी थी कि वो अपनी मैं से बाहर निकलें, या तो फैसला करें कि हुकूमत ऑपोजिशन से बात नहीं करेगी, कहें कि पीटीआई ऑपोजिशन पीपल्स पार्टी और नून लीग से बात नहीं करेगी। मतलब अपना स्टांस तो क्लियर रखें ना करें गुफ्तगू, लेकिन स्टांस तो क्लियर रखें ना। एक तरफ आप ऑफर करते हैं आए ईवीएम पर बात कर लें, नहीं कहते क्या ये? क्यों ईवीएम पे क्यों बात कर लें? क्या ईवीएम पे बात करने से उनके वो केसेस खत्म हो जाएंगे? तो पोजीशंस तो बताए ना कि इमरान खान अपनी पोजीशन बता रहे हैं या अपनी हुकूमत की पोजीशन बता रहे हैं। क्योंकि जब आप कहते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे गुफ्तगू कर लें तो कौन किससे बातचीत का कह रहे हैं? वो उसी ऑपोजिशन पे जिस पे इल्जाम लगा रहे हैं। जब आप नैब के मसले पर बात करने का कहते हैं तो किससे बात करने का कहते हैं? उसी ऑपोजिशन से जिस पर इल्जाम लगा रहे हैं कि इनसे गुफ्तगू नहीं करेंगे। तो आप गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आप अपनी जात तक आपने इस चीज को महदूद कर दिया है। तो इसको बाइफरकेट करें। व्हेन यू आर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो इसका मतलब यह है कि आप पूरे हुकूमत के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, पूरे मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, पूरे पार्लियामेंट के लीडर ऑफ द हाउस हैं। तो अगर आप ये कहें कि गुफ्तगू नहीं होगी तो फिर आपके किसी रुकन को, किसी वजीर को गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि जी उन करप्ट लोगों से ये लोग तो मिल ले। क्यों आप उन लोगों को अंडरमाइन कर रहे हैं जो उनसे गुफ्तगू करने जा रहे हैं कि मैं तो इनसे नहीं करूंगा, आप लोग कर रहे हैं इनसे गुफ्तगू। और फिर खुद ही वजीर आजम भी कहते हैं कि क्लियर होना चाहिए, वजाहत करनी चाहिए, और फिर बात भी हो रही है। ठीक है, कुछ मामला पे बात हो रही है, कुछ मामला पे नहीं बात हो रही। न्यायी साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। जी न्यायी साहब। देखिए जी, वजीर आजम साहब को जो मियांवाली का जलसा था उसमें दो तीन चीज है। एक तो मेरे शहर के अंदर उन्होंने जलसा किया है, जलसे की रिपोर्ट भी कोई मुझे अच्छी नहीं आई। सुना है कि बड़ा ही वजीर आजम के शान वो जलसा नहीं था। जो मियांवाली के लोकल जर्नलिस्ट हैं उन्होंने जो नामी ग्रामी है उन्होंने वहां पे फेसबुक पे भी ये पोस्ट लगाई थी। अच्छा, उसकी भी शायद कोई फ्रस्ट्रेशन होती है, लेकिन मुझे दो चार बातें सिर्फ हाईलाइट करनी है। पहली बात तो ये है कि इस मुल्क में वज़ीर आज़म साहब ने हमें बताया था कि 10 अरब रुपए की रोजाना करप्शन होती है जब तक ये वज़ीर आज़म नहीं बने थे। वो हमारे कहाँ गए? इन्होंने फरमाया था कि जब मैं हुक्मरान बनूंगा तो हुक्मरान जब चोर नहीं होंगे तो 8 जो ट्रिलियन का मैं टैक्स इकट्ठा करूंगा, पहले साल ही करके दिखाऊंगा। फरमाया था या नहीं फरमाया था? फिर कहा था कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो मुसलमान हुक्मरान चोर हैं। उन्होंने जो चेकलिस्ट बताई है एक करप्ट की और चोर की, इनकी अपनी जबानी इमरान खान साहब की, वो आपके सामने है। जो इन्होंने करप्ट की और चोर की जो तारीफें बताई हैं, अगर वो आप अजबर कर ले, बाय हार्ट जबानी याद कर ले, फिर इमरान खान साहब की कैरेक्टर्स बताएं तो सारी उसमें फिट होती है। वो सारे बता चुके थे सिंबल। दूसरी बात यह है कि एक होती है जिसको कहते हैं कि जाती तौर पे जो सियासत होती है उसमें हसद का पहलू और नाद का पहलू गुस्से का नहीं होना चाहिए। मुझे यूं लगता है कि पिछले 5-6 सालों से जब वो इक़्तिदार में नहीं आए थे और फिर इक़्तिदार में आ गए, उनके अंदर एक जाती तौर पे एक बुग़्ज़, अनाद, हसद आ गया है, जैसे उनकी पूरी शख्सियत को दागदार करके रख दिया है। मैं इतना नहीं समझता हूँ कि कितना वो अब उनके पास, आज मैं देख रहा था, मैं लाइव तकरीर सुन रहा था इत्तेफाक से, मैं सुनता आ रहा था, तो मैं देखा कि उनके अंदर वो जो फर्मनेस होती थी 3-4 साल पहले यही बातें करती थी, आज लगता था खोखली बातें कर रहे हैं। सुनाते इस मुल्क के अंदर देखे जी जितने करप्शन के स्कैंडल 3-3.5 साल में हुकूमत में हुए हैं, जो काम है, चाहे मुल्क के कर्जे ले लें, चाहे डॉलर्स की डिवैल्यूएशन कर लें, चाहे महंगाई कर लें, फैक्टर बेशुमार होंगे, लेकिन जितने क्राइसिस और जितने परेशानियां इस मुल्क में 3.5 साल से, और फिर सबसे बढ़ के करप्शन के स्कैंडल, यही दवाइयों को देख ले। हेल्थ मिनिस्टर कौन है? हेल्थ मिनिस्टर तो वज़ीर आज़म खुद है। उससे हालात बड़े खराब कर दिए आपके ख्याल में? बात तो सारे एडवाइजर बने रहे। ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर खोए हैं, पहले वो एक डॉक्टर साहब थे, उनको निकाला। ठीक है जी, फिर अभी आपका पॉइंट आ गया।
और 4 अरब का एक और उनके ऊपर लगे, उसके ऊपर आपके चार्जेस। तो मेरा अपना ख्याल है कि वजीर आजम को विजिट करना चाहिए। वो बिल्कुल खो चुके हैं अपना असर अपनी बातों का, उनकी बातें बेअसर होती जा रही हैं, खोखली हैं, उनको फिक्र करनी चाहिए। और ये बड़ी तशवीशनाक बात है जिसके ऊपर हम बात भी करते रहते हैं। बिल्कुल दुरुस्त आप कह रहे हैं। ठीक है जी न्याई साहब, आपका पॉइंट आ गया। इस सवाल को यहीं पे कंक्लूड करते हैं जनाब। छोटी सी हमने ब्रेक लेनी है, हाजिर होते हैं दूसरे सवाल के साथ। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बात करते हैं जी महंगाई के ऊपर। अवाम इस वक्त बुरी तरह से महंगाई से सताए हुए हैं। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट को ही ले लीजिए। रवां हफ्ते की जो रिपोर्ट है उसमें पता चला है कि 19 अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा हुआ है। कुछ अशिया हैं जो कि सस्ती भी हुई हैं, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर। मिनी बजट अगले हफ्ते आना है जिसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कुछ नए टैक्सेस भी लगाए जा सकते हैं, यानी जो टैक्स बाज हैं जिनके ऊपर पहले इस्तिस्ना था अब वो टैक्सेस होंगे। साथ ही साथ जो वजीर आज़म इमरान खान ने आज बात की है जलसे के दौरान वो भी बड़ी अहम। वो कहते हैं कि जी महंगाई इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान का नहीं पूरी दुनिया का मसला है। और वो कहते हैं कि अगले 5 से 6 माह में जब कोरोना की वजह से जो पूरी दुनिया में एक डिमांड सप्लाई की कंडीशंस की वजह से महंगाई में इजाफा हुआ, वो जब कम होना शुरू होगी तो पाकिस्तान में भी उसके असरात होंगे। 4 से 5 माह का टाइम दे रहे हैं। हमने मुशीर खजाना को भी कुछ इसी तरह की बात करते हुए सुना। और अली जैदी इससे मुतल्लिक बड़ा ही दिलचस्प बयान देते हैं। वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान में महंगाई लंदन के मुकाबले में बड़ी कम है। अब इस तरह के जो बयानात आ रहे हैं और हुकूमत ये जो 3 से 4 माह या 5 माह का टाइम दे रही है, डेडलाइन दे रही है, कम हो जाएगी, क्या ये दावा दुरुस्त साबित होगा, हाँ या नहीं? एनालिस्ट के पास हमारे ऑप्शंस हैं। भट्टी साहब देखिए मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि वज़ीर आज़म साहब के बयानात, वज़ीर आज़म साहब कभी फरमाते हैं कि महंगाई बहुत हो गई, महंगाई ने मेरी रातों की नींद हराम कर दी, महंगाई, और फिर वो 11 काबीना मीटिंगों में महंगाई करते हैं और पता नहीं कितनी मरतबा नोटिस लेते हैं महंगाई को। हर साल खुशखबरी सुनाते हैं कि अब आगे महंगाई नहीं होगी, अच्छे दिन आने वाले हैं। और कभी वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि पाकिस्तान तो सस्ता तरीन मुल्क है दुनिया में, यहाँ तो महंगाई उतनी है ही नहीं, हम तो पूरी दुनिया की निस्बत ज़्यादा मज़े में हैं। कभी वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं करंट मुबारक को कौम को करंट अकाउंट खसारा जो है ख़त्म हो गया है। कभी वज़ीर आज़म साहब कहते हैं मुबारक हो कौम को कि मईशत ग्रो कर रही है, इसके साथ अगर करंट अकाउंट खसारा बढ़ रहा है तो फिक्र ना करें। लिहाजा वज़ीर आज़म का ये कहना घबराना नहीं, शौकत तरीन पिंडोरा लीक्स नैब वालों का ये कहना कि घबराना नहीं, मेरे मोहतरमों आप यकीन करें, अब तो आपकी अपनी बातों से लग रहा है कि आप भी घबरा रहे हो, और अब तो हुकूमत के चाल चलन से भी लग रहा है कि हुकूमत भी महंगाई से घबरा रही है। अली जैदी साहब ने जो कहा है महंगाई लंदन से आई है, ये ऐसी बोंगी है, ये ऐसी बोंगी है कि ये तो काबिल तबसरा भी नहीं है, इस पर तो बात ही नहीं करनी चाहिए। बाकी रही, हम ये बात बहुत कर चुके हैं, ये अलबत्ता ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम इस पर तो बहुत दुख का इजहार कर चुके हैं कि महंगाई इतनी है, गरीब रुल गया, तनख्वाहदार रुल गया, मिडिल क्लास रुक गई। दुख ये भी है कि इस हुकूमत में इन 3.5 सालों में जब कभी रिकॉर्ड इसका सामने आएगा तो आपको पता लगेगा कि ताकतवर पैसे वाले दिहाड़ीबाजों और माफिया ने लूट मचा दी। इतने 20 सालों में लूटा नहीं जितने इन 3.5 सालों में लूटा। मगर जो सबसे बड़ा दुख है मैडम शेख, वो ये अली जैदी साहब, वजीर आजम साहब, शौकत तरीन साहब और हुकूमत, इनके बयानों का है। ये रौनक ज़दा लोग हैं, आवाम से कटे हुए लोग हैं, या आवाम का इनको पता नहीं है, या ये ख्याली जन्नत में रहते हैं, या इनका कोई पता नहीं कोई मसला है ज़हनी तौर पे। क्या मसला है, ये ज़हनी डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए कि ये मानते ही नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है, मानते ही नहीं है कि बहुत महंगाई है। अजीबो गरीब बयानात, लंबी लंबी जबानें और अजीबो गरीब बयानात देते रहते हैं। तो मसला ये समझ नहीं आती, बयानात समझ नहीं आते, हमें लगे ना कि हुकूमत को भी एहसास है, वो कुछ कर रही है तो कुछ तसल्ली हो। इनके बयानात से तो आपको मसला समझ आ रहा है, ठीक है न्याय साहब, आपको कुछ समझ आ रहा है। भट्टी साहब कहते हैं जो बयान देते महंगाई तो है, लेकिन बयानात और जलती पे तेल का काम करते हैं। जी भट्टी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। देखें जी, इमरान खान साहब की एक आदत बहुत अच्छी है, मुझे लगती है, वो ये है कि वो हर चीज होती है, कोई डिबैकल हो, कोई किसी किस्म का कोई उनको हादसा पेश आए तो उसका मुस्बत पहलू देखते हैं और फिर एक पैगाम देते हैं कि जी आप इसको इस तरीके से इस तरीके से मुकाबला करो। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आप उसको जो एक्चुअल जो उसकी इंटेंसिटी है उसको आप ना समझें और उसका सदुपयोग ना करें,
बल्कि आप खुद भी कन्विंस हो जाए। मसला उन्होंने कहते हैं भी महंगाई के जवाब ये देना है, अपोजिशन को इस तरीके से खराब करना है कि जी ज्यादा चोर है, लेकिन अपनी जो पे अपना एनालिसिस करते हैं खुद एहतसाबी के अंदर अगर अपने आप को नहीं समझते, वो उसके ऊपर भी मुतमईन हो जाते हैं। मतलब उनको कोई कहीं पे कुछ शिकस्त आ जाएगी तो उसमें वो रीजन तलाश करेंगे अपने वर्कर को हौसला देने के लिए, फिर खुद मान जाएंगे। तो यहाँ पे बजाय इसके कि इनके वुज़रा जो है ये भी बताएं कि जी इसका मुकाबला दीवाना वार करना है, उनको समझे कि इससे शुतुरमुर्ग की तरह रेत के अंदर सर छुपाने में कुछ नहीं होगा। महंगाई जो है अफरीत बन के पाकिस्तान के अंदर घुसी हुई है और लोगों का जीवन कर चुका है। मैं कहता हूँ खुदा गवाह है कि अगर वज़ीर आज़म का मियाँ वाली के जलसे की में नाकामी अगर कोई हुई है, उसकी एक वजह है तो उनकी मकबूलियत की कमी नहीं है, ये महंगाई है। क्योंकि मैं जब मियाँ वाली आता जाता रहता हूँ हर हफ्ते, तो दावा तो कर रहे हैं ना कम हो जाएगी अब 3 से 4 महीने बाद। देखो ना दावा तो हो जाएगी, कंट्रोल कर लेंगे। मुझे बताएं, मैं इसलिए समझता हूँ कि नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये 3 साल से, इसका मतलब है पहले इन्होंने तखमीने गलत लगाए थे अपने रिसोर्सेज के भी और आने वाले हालात के भी। अब फिर अगर ये कह रहे हैं तो मैं कैसे मान लूं कम हो जाएगी कि अगर 3-4 साल में 3-4 दफा कैसे मान ले बेनजीर? न्याय साहब कह रहे हैं पहले भी तखमीने लगाए थे, कैसे मान ले कि कम हो जाएगी? लेकिन कह तो रहे सब्सिडाइज्ड वो अशय खोरोनोश देंगे, इलाज के लिए इंश्योरेंस फराहम करेंगे, कुछ फर्क पड़ेगा? एंड देन ग्लोबल ऑफ कोर्स। अलीना, मैं कोई ऑप्शन नहीं लूँगी इसलिए क्योंकि देखें ग्लोबली और अमेरिका में तो यही फोरकास्ट आ रही है कि जो तेल की कीमतें हैं उनमें अगले साल वाज़े कमी आएगी, और जिसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है जिसका आपने भी हवाला दिया कि जो ये नया वेरिएंट आया है इसकी वजह से डिमांड में भी कमी आ रही है, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस शायद बढ़ जाएं, कुछ ममालिक जो हैं वो लॉकडाउन की तरफ जाएँ तो उसकी वजह से डिमांड में कमी आएगी तो तेल की कीमतों में भी कमी आएगी। लेकिन दूसरी तरफ आज जो मेहताब हैदर साहब ने जो रिपोर्ट भी लिखी द न्यूज़ में, उसमें उन्होंने एक और बात भी की। उसमें उन्होंने कहा कि अभी हुकूमत ने ये फ़ैसला नहीं किया कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं उसमें GST और लेवी बढ़ाना है फेजेस में आहिस्ता आहिस्ता या नहीं बढ़ाना। तो अगर ये दोनों टैक्सेस बढ़ जाते हैं तो पेट्रोल की कीमत भी बढ़ जाएगी जिसकी वजह से महंगाई में इजाफा होगा। तो ये देखना पड़ेगा कि हुकूमत फैसला क्या करती है। और दूसरी बात ये कि भट्टी साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि हम पिछले 3 सालों से हर साल ये सुनते आए हैं कि अब महंगाई में कमी आएगी, अब वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया है, तो मुश्किल लगता है लेकिन देखना पड़ेगा। उम्मीद हम कर सकते हैं कि शायद के होता क्या है, तो ऑप्शन नहीं ले रही। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं कि हुकूमत और अपोजिशन क्या मिल बैठ कर बात कर पाएंगे, अपने एनालिस्ट की राय जानते हैं। मजहर अब्बास साहब, आपकी क्या राय है? देखिए, मेरा ख्याल है आर्टिफिशियल कमी आएगी, और आर्टिफिशियल कमी इसलिए आएगी कि आपने बल्दियाती इलेक्शन कराने, उसके बाद आपने अगले इलेक्शन का सोचना है, तो वो आपको अपेरेंटली लगेगा कुछ चीज़ों की कीमतें जो है वो नीचे जाने का ऐलान होगा, बहुत सी चीज़ें खासतौर पर रोजमर्रा की अशिया है। लेकिन महंगाई एज सच इस मुल्क में जब चीजें बढ़ती हैं तो फिर वो नीचे नहीं आती। ये हमने देखा है, ये रुझान देखा, और उसका बड़ा हद तक ताल्लुक बैड गवर्नेंस से है। और इस हुकूमत में मादी की हुकूमतें भी ऐसी रही हैं, लेकिन पिछले 3.5 सालों में इस हुकूमत ने अच्छी गवर्नेंस की कोई मिसाल कायम नहीं की। ना खैबर पख्तूनख्वा में कायम की, ना पंजाब में कायम की, ना मरकज में कायम की। तो बहुत सी चीजें जो इस वक्त बढ़ती हैं, जो कीमतों में जनरली जिनकी वजीर आज़म बात कर रहे हैं, उसके मुकाबले में और ज्यादा यहाँ इसलिए बढ़ती हैं कि यहाँ चेक एंड बैलेंस करने वाला कोई नहीं। आप मुझे बताएं, ये महंगाई जो बहुत सी जगहों पे हुई है, इसको क्या एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत सी चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। आपने खुद जो सरकार कीमतें मुकर्रर करती है उस पर तो नहीं देते वो लोग। फिर दवाओं का ताल्लुक बैनुल अक़वामी उससे तो नहीं है। दवाओं की कीमतें जो 400% बढ़ी हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका ताल्लुक किसी भी तरीके से इंटरनेशनल मार्केट से नहीं है। तो जहां लोग सफर कर रहे हैं तो आप अनाउंसमेंट जरूर करेंगे। मुझे बिल्कुल इस चीज का है कि बल्दियाती इलेक्शन से पहले भी कुछ अनाउंसमेंट थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ये जो आप कह रहे हैं ना कि आर्टिफिशियली कम हो जाएगी, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे, कैसे होगा, कैसे कर पाएंगे? ऐलान करेंगे, वो कहेंगे कि शक्कर की वो इस प्राइस को नीचे कर लेंगे, आटे की प्राइस को नीचे कर लेंगे,
और कुछ चीज़ों की जो कि लोग रोज़मर्रा की यूटिलिटी स्टोर्स पे कीमतें और कम कर देंगे। इसलिए कि जिस तरह आप देखिएगा कि जो इलेक्शन से पहले बजट आएगा, वो ऐसा लगेगा कि इस मुल्क में सब चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं। जो होता है, जो इलेक्शन से पहले जब बजट आता है, आखिरी बजट आता है, तो फिर वो ऐसा ही आता है कि आपको लगता है कि बहुत सी चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं। इसलिए हमारे यहाँ क्योंकि आर्टिफिशियल अंदाज में चीज़ें टैकल होती हैं, इसलिए आर्टिफिशियल अंदाज में हमें लगेगा कि महंगाई कम हुई है। अच्छा, ठीक है जी। मज़हर साहब समझते हैं कि आर्टिफिशियली महंगाई कुछ कम करने की कोशिश करेगी हुकूमत। दो एनालिस्ट खास तौर पे ना की ऑप्शन लेते हैं, बेनज़ीर कोई ऑप्शन नहीं ले रही हैं। बेनज़ीर कहती हैं कि हो सकता है कि जिस तरह से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में भी कमी आ रही है, लेकिन अगेन हुकूमत की तरफ से बहुत से डिसीजंस पेंडिंग हैं, जिनके तनाजुर में फिर देखना होगा कि आगे फैसला साजी क्या होती है और वो क्या असर लेती है। न्याजी साहब और भट्टी साहब बड़ी कैटेगोरिकली कहते हैं कि नहीं जी, ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वी होप फॉर द बेस्ट। आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।